हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे होंगे कि अच्छे होंगे और आप लोग हर सेट का क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग लेकर आ गए हैं बिहार दुर्गा होमवर्क सीरीज का छठा डे का आज सेट है। छठा डे का इससे पहले हम डे 1 से डे 5 तक जितना भी क्वेश्चन था और सेट था सब करा चुके हैं। आप लोग देखिएगा, यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो जो है बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए सपोर्ट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर करते हैं डे 6 का। आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डे 6 का आज पहला क्वेश्चन है। बोल रहा दोस्तों डे 6 का पहला क्वेश्चन कि G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है, यह किया गया है दोस्तों कहाँ पे। तो ब्राज़ील में किया गया है दोस्तों। ब्राज़ील में किया गया है। ब्राज़ील में कहाँ पे किया गया दोस्तों। तो ब्राज़ील में जो है रियो डी जेनेरियो में किया गया है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है दोस्तों यह शिखर सम्मेलन, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट लिखिएगा कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ही 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ही पृथ्वी सम्मेलन पर पहला बैठक हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन पर पहला बैठक हुआ था, ठीक है दोस्तों। रियो डी जेनेरियो में ही पृथ्वी सम्मेलन पर पहला बैठक जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था 1992 ईस्वी में, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 में 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है दोस्तों कि G20 की स्थापना कब की गई थी। तो G20 की स्थापना है दोस्तों कब किया गया था बताइए। तो यह किया गया था 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में जो है G20 के स्थापना किया गया था। आगे बोल रहा है कि G20 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो G20 के 2023 का आयोजन जो है भारत में किया गया है। भारत में किया गया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में स्थान है भारत का क्या। तो लिख लीजिएगा, इसमें भारत का स्थान है 105वां स्थान है। चलिए इसमें पॉइंट लिखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट कि जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान। जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान जो है दोस्तों क्या है। तो यह है 7वां 2024 के अनुसार। यह 2024 के अनुसार जो है 7वां है और 2025 के अनुसार जो है 10वां हो जाएगा। 2025 के अनुसार जो है 10वां है। जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान 2025 में 10वां है, 2024 में जो है 7वां था, ठीक है। इसी में लिखिएगा एक और पॉइंट इसमें लिखिएगा कि पर्यावरण सूचकांक में जो है दोस्तों भारत का स्थान कितना है बताइएगा। तो पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान है दोस्तों कैमा। तो 176वां है दोस्तों पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान, ठीक है। इसे में लिखिएगा कि खुशहाली सूचकांक में खुशहाली सूचकांक में
खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? यह है 126वां। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इतना सब फैक्ट जो है बताए हैं सब लिखिए आप लोग और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है दोस्तों कैमा, क्या है 134वां। 134वां है दोस्तों मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। और यही में बोल रहा है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है दोस्तों 159वां। 159वां है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कि उत्तरी कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है। तो शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है? यह किया है दोस्तों दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया को किया है शत्रु राष्ट्र के रूप में संबोधित, अपने संविधान में कर दिया है। ठीक है, इसी में पॉइंट है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया किस रेखा द्वारा अलग होते हैं। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है 38 डिग्री समांतर रेखा द्वारा अलग होते हैं। लिखिएगा 38 डिग्री समांतर रेखा द्वारा। ठीक है, 38 डिग्री समांतर रेखा द्वारा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है अलग होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों कि बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश द्वारा की गई है। तो बेल्ट एंड रोड की पहल की शुरुआत जो है यह किया गया है दोस्तों चीन द्वारा। चीन, लिखिएगा चीन द्वारा किया गया है। बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत चीन द्वारा किया गया है। इसी में दूसरा पॉइंट है, क्वेश्चन 4 में पॉइंट दिया हुआ है कि किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया है। तो किस देश ने मना कर दिया है? तो ब्राजील ने मना कर दिया है, ब्राजील। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की है। तो ब्रिटेन द्वारा जो है चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता जो है यह सौंपने का घोषणा किया है किसको? तो मॉरिशस को। मॉरिशस को सौंपने का घोषणा किया है। ठीक है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि चागोस द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है। तो चागोस द्वीप समूह जो है यह है हिंद महासागर में अवस्थित। हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों कि पाम ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है। यह है दोस्तों कौन लिया है? तो मलेशिया ने लिया है। मलेशिया ने लिया है। इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा पाल्म ऑयल उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पाल्म ऑयल उत्पादक देश है जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया। है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का विचार प्रकट किया है। तो किया है दोस्तों कौन सा? अर्जेंटीना ने किया है। अर्जेंटीना ने किया है दोस्तों। अर्जेंटीना कहाँ पे है? तो यह है दक्षिणी अमेरिका में।
दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ही पॉइंट 1 है कि COP21 का आयोजन कब किया गया था। COP21 का आयोजन जो है यह किया गया था पेरिस में और 2015 ईस्वी में, 2015 में पेरिस में किया गया था। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। तो पेरिस समझौता के तहत जो है ISA की स्थापना की गई थी। ठीक है, ISA की स्थापना कब हुआ था, तो 2015 ईस्वी में हुआ था। स्थापना कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था 2015 ईस्वी में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ISA का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दोस्तों कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। तो 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है भारत के मुख्य अतिथि जो है प्रोबोतो सुप्रियो रहे हैं। प्रोबोतो सुप्रियो रहे हैं। ठीक है, यह कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो इंडोनेशिया के हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया था। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है यह शुरू किया गया है UNO के द्वारा। UNO के द्वारा जो है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट शुरू किया गया है। इसमें पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, UNO के बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा कि UNO जो है UNO की स्थापना UNO की स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था 24 अक्टूबर। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुआ था। इसमें कुल देश जो है कुल देशों की संख्या जो है 193 है। 193वां देश कौन सा है, तो 193वां देश जो है 193वां देश कौन सा है, तो यह है दक्षिणी सूडान जो है 193वां देश है UNO का। ठीक है, और लिखिएगा इसमें 24 अक्टूबर को ही 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और लिख लीजिएगा UNO के जो है हेडक्वार्टर जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, जितना भी फैक्ट लिखा रहे हैं आप लोग लिखिएगा, तभी ज़्यादा बेनिफिट करेगा, फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्तों कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कितने देशों ने या संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं, कितने देशों ने, 3 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन है 3 देश,
3 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, कौन कौन है? तो अमेरिका, लिखिएगा अमेरिका, अमेरिका, फिर है इसी में कौन? यूरोप, यूरोपियन यूनियन लिखिएगा, यूरोपियन यूनियन, फिर कौन सा है? ब्रिटेन, ब्रिटेन, ठीक है। ये 3 देश जो है हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में जो है सर्वाधिक व्यय जो है यह किया गया है पीएम गरीब कल्याण, गरीब कल्याण, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्य योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है 2024-25 के बजट में, ठीक है। पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत लिखिएगा, शुरू कब किया गया था इसका? पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो यह हुआ था मार्च 2020 में, ठीक है, मार्च 2020 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विश्व के वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, यह कौन सा है? तो यह हो जाएगा जनधन योजना, जनधन योजना, जनधन योजना है। जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत जो हुआ था जनधन योजना की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 2014 में, 2014 में हुआ था जनधन योजना की शुरुआत। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि पर्वत चोटियाँ महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वतीय श्रेणी से है? तो पर्वत चोटियाँ जो है महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और ब्रह्मगिरी, यह जो है चोटियाँ जो है पश्चिमी घाट का चोटियाँ सब हैं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का सब चोटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सबसे सर्वाधिक संख्या जो है कहाँ पे है? तो यह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कितने हैं? तो यहाँ पे जो है कुल जो है 12 जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसमें पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, पॉइंट लिखिएगा कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितना है? तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है कितना है? 106 है, 106 है। और 106वां कौन सा है? तो 106वां कौन हो जाएगा? रायमोना हो जाएगा, रायमोना, रायमोना जो है 106वां है, 106वां हो जाएगा रायमोना, ठीक है, 106वां हो जाएगा रायमोना। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दोस्तों कि आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय जो है यह स्थापित किया गया था कहाँ पे? यह किया गया था कोलकाता में,
कोलकाता में स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें पॉइंट लिखिएगा, आरबीआई के संबंध में जानकारी लिखिएगा आप लोग कि आरबीआई की स्थापना, तो स्थापना लिखिएगा आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में। किस अधिनियम द्वारा? अधिनियम 1934 के द्वारा। अधिनियम 1934। ठीक है, इसमें लिखिएगा फर्स्ट गवर्नर। फर्स्ट गवर्नर तो फर्स्ट गवर्नर कौन हो जाएगा? तो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर जो था ऑसबॉर्न था, ऑसबॉर्न। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर जो था कौन था? यह था ऑसबॉर्न। ठीक है, और बोलेगा कि आरबीआई का फर्स्ट भारतीय गवर्नर, फर्स्ट भारतीय गवर्नर पूछेगा दोस्तों। फर्स्ट भारतीय गवर्नर तो कौन हो जाएगा? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हो जाएंगे, और फर्स्ट गवर्नर खाली पूछेगा तो ओसबॉर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना पॉइंट लिखिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि मीसा को कब निरसित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मीसा को जो है निरसित किया गया था कब? तो यह किया गया था 1977 ईस्वी में, समाप्त कर दिया गया था 1977। निरसित यानी कि समाप्त हो गया था कहाँ, कब? तो 1977 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा दोस्तों कौन सा? घाघरा। घाघरा हो जाएगा दोस्तों। गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा हो जाएंगे। गंगा के बाईं ओर से कौन कौन सा नदी मिलता है? तो गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदी जो है दोस्तों, याद रखिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। 6 ऐसे नदी जो हैं जो गंगा के बाईं ओर से मिलते हैं। 6 नदियाँ, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है दोस्तों कि विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था? तो विश्व में पहला गणतंत्र जो है किस महाजनपद में स्थापित किया गया था दोस्तों? यह किया गया था वज्जी में स्थापित किया गया था दोस्तों। वज्जी का कैपिटल यानी कि कहाँ हो जाएगा? वज्जी का कैपिटल कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो कैपिटल हो जाएगा वज्जी का कहाँ पे? तो हो जाएगा वैशाली में। वज्जी का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? तो वैशाली में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है दोस्तों कि जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत्रज्वर भी कहा जाता है। तो जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत्रज्वर भी कहा जाता है कौन सा है? तो यह हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड हो जाएगा दोस्तों।
टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड की जांच जो है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्या? विडोल परीक्षण। विडोल परीक्षण या विडोल जांच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दोस्तों कि भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और पहली बार भारत रत्न से कितने विभूतियों को नवाजा गया? तो पहली बार भारत रत्न जो है इसका शुरुआत जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था, 1954 ईस्वी में। ठीक है, और उसमें जो है 1954 ईस्वी में कितने लोगों को दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। पहला कौन थे? तो राधा कृष्ण, राधा कृष्णन। ठीक है, और दूसरा हो जाएंगे सीवी रमन हो जाएंगे। और तीसरा कौन हो जाएंगे? तो तीसरा हो जाएंगे कौन? राजगोपालाचारी। ठीक है, ये हो जाएंगे तीसरा। इन्हीं तीनों को जो है 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, क्या कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से यह होते हैं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा को जो है निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है राज्य के संबंध में, निम्न सदन। ठीक है, और इसमें पूछेगा दोस्तों, पॉइंट लिखिएगा कि इसमें पूछेगा कि मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं किसके प्रति? तो व्यक्तिगत रूप से पूछेगा जब, तो लिखिएगा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति हो जाएंगे? तो राज्यपाल के प्रति। व्यक्तिगत रूप से हो जाएंगे राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, और इसी में पूछेगा दोस्तों, ये तो राज्य के संबंध में हो गया। अब केंद्र के संबंध में पूछेगा इसी में कि केंद्र का मंत्रिपरिषद चल ना रहा है दोस्तों, ऐसे बोल देते हैं, याद कर लीजिएगा। केंद्र का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्र का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने
नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है दो नेता थे, कौन कौन? मीरा मीराबेओ मीराबेओ और कौन? मीराबेओ और ओबेसियस ओबेसियस मीराबेओ और ओबेसियस जो थे, ये दोनों नेताओं जो है नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, लिखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। ठीक है। उस समय राजा कौन था? राजा, तो राजा हुआ करता था लुई 16वां। लुई 16वां लुई 16वां हुआ था राजा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो यह हटाया गया था दोस्तों भाग 7 को। भाग 7, ठीक है, भाग 7 को हटाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया था? तो तिब्बती धर्म गुरु जो है दलाई लामा, यह भारत में आए थे कब? 1959 में जो है भारत में शरण लिए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान जो होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, कलर चेंज करके लिख लेते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है। इसमें पूछता कि वास्तविक तौर पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वास्तविक तौर पर जो है कौन होता है? वास्तविक तौर पर होता है कौन? तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वास्तविक तौर पर प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और संवैधानिक तौर पर जो होता है प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्रमशः? तो ये हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, सबसे बड़े हो जाएगा कौन सा? तो बोलिएगा, सबसे बड़े हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। और सबसे छोटा हो जाएगा कौन सा? तो साउथ बटन। साउथ बटन ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। सबसे छोटा साउथ बटन जो अंडमान निकोबार में है, और सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है दोस्तों कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर अवस्थित हैं? तो कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर अवस्थित हैं? यह जो है 2 है। 2 है, कौन कौन? तो कंबोज और कौन सा? कंधार। कंबोज और कंधार जो है भारत से बाहर है। ठीक है। 16 महाजनपद में जो है कंबोज और कंधार जो है भारत से बाहर है, बाकी सब जो है भारत में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
प्रादेशीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रादेशीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी गोदावरी नदी जो है प्रादेशीय नदी का सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये निकलती है कहाँ से गोदावरी नदी? तो लिखिएगा, निकलती है त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर से निकलता है गोदावरी नदी। ठीक है, और गिरती कहाँ है? यह गिरती है दोस्तों कहाँ पे? तो राजमुंदरी में गिरती है, राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में गिरती है और यह डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी जो है क्या डेल्टा बनाती है? डेल्टा डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है दोस्तों कि अन्योदय अन्न योजना 2000 अन्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्य आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? ये पहले ही बता चुके हैं। कौन सा हो जाएगा? ये होगा दोस्तों पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो है यह हो जाएगा वर्तमान में खाद्य आधारित सबसे बड़ी योजना। ठीक है, इसका शुरुआत जो हुआ है 2020 में हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दोस्तों कि आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है? तो निकलती है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है दोस्तों कि भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया? तो यह दिया है दोस्तों 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सभी राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो लिखिएगा दोस्तों, यह है 13वां स्थान। 13वां। आइए यहाँ से अब चालू होता है दोस्तों आप लोग का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक्स जीके। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था कब स्वीकार? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसी में पूछता दोस्तों कि पेश कब किया गया था? तो पेश किया गया था कब? तो किया गया था 13 दिसंबर
13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है दोस्तों कि संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? तो संविधान की अंतिम रूपरेखा जो है यह दिया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसी में पॉइंट लिखिएगा दोस्तों कि संविधान को जो है अपने हाथों से लिखने वाला कौन था? अपने हाथों से लिखने वाला, अपने हाथों से लिखे थे कौन थे? ये थे अपने हाथों से लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। ये जो है अपने हाथों से लिखे थे। ठीक है, अब इसी में एक और पॉइंट लिखिएगा, कि किनारों पर जो संविधान जो है बना है तो उसके किनारों पर डिजाइन है। ये किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस के द्वारा किनारों पर डिजाइन दिया गया था। ठीक है, चलिए इतना लिखिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदी संस्करण का सुलेखन जो किया गया था तो बसंत कृष्ण जी के द्वारा किया गया था। लिखिएगा, बसंत कृष्ण जी के द्वारा जो है हिंदी सुलेखन का किया गया था हिंदी संस्करण का सुलेखन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को जो है यह किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? ये किए हैं कौन? तो प्रांतों में विधानसभा द्वारा। लिखिएगा, प्रांतों में विधान सभा द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 1947 में विभाजन के समय जो है संविधान सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, इसमें लिखिएगा कब कितना सदस्य थे। तो लिखिएगा कैबिनेट मिशन के समय कैबिनेट मिशन के समय कितना था? कैबिनेट मिशन के समय था 389।
इसमें से 15 महिला सदस्य, 15 महिला सदस्य। ठीक है। और आज़ादी के समय कितना था? तो 299। फिर बोलेगा अंतिम बैठक, अंतिम बैठक के समय कितना था? 284, जिसमें से 9 महिला सदस्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधित सुझावों को कार्यान्वित करने वाले समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो यह थे कौन? H.J. हाइवर। H.J. हाइवर थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है दोस्तों कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ते करते थे दोस्तों बम्बई प्रांत का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तब प्रारूप समिति का गठन जो है किया गया है कब? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया है। 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में जो है हैदराबाद के प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है यह निर्धारित किया गया था कितना? 389। ठीक है। 389 निश्चित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कौन? 1895 का स्वराज विधेयक। 1895 जो है स्वराज विधेयक आया था, उसी में संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। 1895 का स्वराज विधेयक। ठीक है। और इसमें पॉइंट लिखिएगा, जब बोलेगा क्या बोलेगा कि 1934 में संविधान सभा का विचार 1934 में संविधान सभा का विचार कौन दिया? तो M.N. राव। 1934 में जब डेट दिया 1934 में कि 1934 में सभा का विचार तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा M.N. राव।
ठीक है, एम एन रॉय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है यह किया था फ्रैंक फ्रेजर ने। फ्रैंक फ्रेजर लिखिएगा, फ्रैंक फ्रेजर, फ्रैंक फ्रेजर के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है यह लिया गया है कनाडा से। कनाडा, ठीक है दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है दोस्तों। और संघीय प्रणाली भी कनाडा से ही लिया गया है। संघीय प्रणाली भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से ही लिया गया है, लिख लीजिएगा। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था, उस समय से संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, यानी कि 24 जनवरी 1950 तक बोल रहा है। 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक जो है भारत उस समय उस टाइम पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका 3 वर्ष 1 माह 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। आप लोग गलती ना कीजिएगा दोस्तों, कितना ही में लगा दिए होंगे 2 वर्ष, कितना ही में लगा दिए होंगे क्या? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन वाला कितना ही में लगा दिए होंगे, ठीक है ना। तो वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पहली बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 तक कितना समय हुआ था, यानी कि 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? तो किस वार्षिक अधिवेशन में रखे थे? तो यह रखा था फैजपुर के अधिवेशन में। फैजपुर के अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग रखी था कांग्रेस ने जो, ठीक है, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। यह जो एकमात्र गांव में अधिवेशन होने वाला था, फैजपुर का अधिवेशन जो है कांग्रेस का एकमात्र गांव का अधिवेशन था। एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्न में किस संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? BN राव को। BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? यह है दोस्तों, न्याय कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, यह भाग 4 में है या प्रस्तावना में है। भाग 4 या प्रस्तावना, भाग 4 यानी कि प्रस्तावना। ठीक है,
भाग 4 और प्रस्तावना में है। ठीक है, और डीपीएसपी में भी है। डीपीएसपी में हो जाएगा। डीपीएसपी में भी है इसका, लेकिन लक्ष्य घोषित किया गया तो डीपीएसपी नहीं होगा, खाली यही हो जाएगा भाग 4 प्रस्तावना। भाग पूछ रहा है इसलिए भाग 4 प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? तो यह हुआ था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। BL मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? तो एन माधव राव के जगह पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 मिलाने वाला है दोस्तों। द्वैत शासन नीति। तो द्वैत शासन नीति जो है लॉर्ड क्लाइव, सहायक संधि नीति वेलेजली, व्यापक सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी। तीनों सही है, यानी कि सभी सही हैं, सभी सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो 1764 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जो था बक्सर के युद्ध के समय कौन था? तो वेंस्टीटार्ट था। वेंस्टीटार्ट बंगाल के गवर्नर कौन था? वेंस्टीटार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजाम भी प्राप्त की? तो कौन था ये? मीर कासिम। अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजाम भी प्राप्त किया? मीर कासिम से। द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्जलतापूर्वक लूटपाट के युग की संज्ञा दी है? यह दिया है कौन दोस्तों? पारिकर ने दिया है। लिखिएगा, पारिकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रांसिस डुप्ले के द्वारा। डुप्ले के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो डलहौजी ने भारतीय राज्यों को, यहाँ लिखिए को, हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो यह किया था 3 श्रेणियों में। 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? यह किया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़कर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्विज शासन प्रणाली जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? तय किया गया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 60, रिंग ऑफ फेंस की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो रिंग ऑफ फेंस की नीति जो है यह है वारेन हेस्टिंग्स, किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई? तो भारत के प्रति ब्रिटेन में मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई है? तो यह है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो यह है 1793। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो यह है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया? तो लिया कौन किया था? रीड के द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा। ठीक है, 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कैप्टन रीड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच जो है यह है मालवा का पठार। अरावली और विंध्याचल के बीच जो है मालवा का पठार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय श्रेणियों से संबंधित दी गई सूचना को सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ठीक है, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलुज के बीच है। पंजाब जो है सतलज और सिंधु के बीच है, आगे 4 में। और कुमायूं हिमालय जो है, पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय आता है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और तीस्ता के बीच है। सतलज और तीस्ता, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच है। सॉरी दोस्तों, कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली के बीच है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच है। और असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग के बीच है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच है। तो मिलान कर लीजिए 4 3 4 3 4 3 2 1 2 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहा है दोस्तों कि कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों करेबा कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हिमालय पर्वत क्षेत्र में बग्याल शब्द का किसको निरूपित करता है? यह करता है दोस्तों प्याल का निरूपित करता है। प्याल क्या है? एक घास के मैदान है, घास का मैदान है। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है पटकाई बूम सबसे पहले हो जाएगा। पटकाई बूम, फिर हो जाएगा नागा, फिर हो जाएगा क्या?
मणिपुरी मणिपुरी फिर हो जाएगा मिजो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है दोस्तों कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो यह किया जाता है मिजोरम को कहा जाता है। मिजोरम किसको कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है मोलेसिस बेसिन। आइए फिर मिलान करने वाला है अन्नामलाई जो है क्या बोल रहा है कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट के अंतर्गत हैं। तो पश्चिम घाट के अंतर्गत है जो है कौन कौन है, तो अन्नामलाई पश्चिम घाट में ही है, नीलगिरी पश्चिम घाट में ही है, फिर कार्डमम जो पश्चिम घाट में है। ये तीनों जो है 1, 2 और 4 1, 2, 4 पश्चिम घाट में है, लेकिन ये दोनों जो है पूर्वी घाट का है। नल्लामलाई और जवादी ये जो है पूर्वी घाट का पर्वत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिनमें से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। तो यह मिलते हैं कौन? नीलगिरी में। क्वेश्चन नंबर 73। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो गुजरात में काठियावाड़ सही है, फिर महाराष्ट्र में कोकण है, तो महाराष्ट्र में कोकण सही है, फिर कर्नाटक में मालाबार तट ठीक है। केरल में जो है कोरोमंडल है, नहीं केरल में कोरोमंडल नहीं है दोस्तों, केरल में जो है मालाबार है, केरल में मालाबार है, मालाबार तट है, केरल में मालाबार तट है। मालाबार तट ठीक है, मालाबार तट है केरल में। फिर और लिख लीजिएगा इसमें पॉइंट दोस्तों, दीवा नहीं दीघा तट जो है कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है ठीक है। उत्तरी सरकार कहाँ है, तो उत्तरी सरकार है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। फिर प्रायद्वीप कहाँ है, तो यह है उड़ीसा में ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को में जो है भारत की कुल जो है 15 धरोहर को शामिल किया गया है। 15वीं कौन है, तो गरबा है। 15वीं जो है गरबा। आइए क्वेश्चन नंबर 75। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों 2017 ईस्वी में। 2017 ईस्वी में जो है कुंभ मेला को जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 75 क्वेश्चन जो था वो ख़त्म हो चुका है और मिलते हैं अगले सेट के साथ ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है दोस्तों। थैंक यू।